हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस लाल एग्ज़ाम्स पॉइंट में। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। जो विद्यार्थी कक्षा 10 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो एलसीएम क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन ए है 140, बी है 114, सी है 164 और डी है सभी। तो आपको बताना है। हम जानते हैं संख्याओं का मौसो गुणे लसो बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो मौसो कितना है 19 है। लौसो कितना हो जाएगा जिसको हम एलसीएम कहेंगे। एलसीएम यानी कि 19 गुणे एलसीएम बराबर हो जाएगा 2166। तो एलसीएम हो जाएगा 2166/19। इसे भाग देंगे हम 19 से, तो भाग जाएगी 114 बार। अब भाग देकर देखिएगा तो इसका ऑप्शन सही होगा बी 114। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो ध्यान रखना है दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जैसे दो अभाज्य संख्याएं सपोज करिए एक 5 है और एक 7 है। तो 5 का हम निकालेंगे फैक्टर तो क्या होगा 1 गुणे 5 ही हो सकता है और 7 जो होगा ना 1 गुणे 7 होगा। तो इसका एचसीएफ जो होगा एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर है 1, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगले प्रश्न की ओर। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ए सदैव अपरिमेय संख्या, बी सदैव परिमेय संख्या, सी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों और डी शून्य। तो ध्यान रखना है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। ध्यान रखना है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे परिमेय संख्या 2 है और अपरिमेय संख्या सपोज करिए √3 है तो इनका अंतर जो होगा ना वो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें भाग देते हैं 5005 में भाग देते हैं हम। सबसे पहले इसको हम 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 1 0 0 1। फिर काटेंगे हम इसको, ये फिर 7 से कटेगा, ये हो जाएगा 7 एकन्नम 7 हो जाएगा और यहाँ होगा 3 और यहाँ 0 30 हो जाएगा। 7 चौको 28 और फिर 30 में से 28 निकल जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 1 21 हो जाएगा। 7 त्रिके 21। अभी किससे कटेगा, ये कटेगा सीधे 11 से। ते हो जाएगा 11 एकन्नम 11 और 3 बचेगा, 11 तियाँ 33।
यानी कि हो जाएगा 13। यहाँ 13 से फिर काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो एक 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। तो कितने होंगे? 4 होंगे, 1 2 3 4। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि a इज इक्वल टू 2⁻³ इंटू 5 इंटू 3 और b इज इक्वल टू 2⁴ इंटू 5 इंटू 7 है, तब a और b का एलसीएम क्या होगा? देखिए a बराबर है 2/3 गुणे 5 गुणे 3 और b है इसका 2⁴ इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम इसका होगा, एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लिखते हैं, कॉमन फैक्टर ये हो जाएगा 5। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं, 2⁴ हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1680, यानी कि इसका विकल्प बी सही होगा। यानी कि a इज इक्वल टू 2⁻³ इंटू 5 इंटू 3 और b 2⁴ इंटू 5 इंटू 7, इसका एलसीएम होगा 1680। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? दिया है 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए 27, तो 27 1 से भी विभाजित होगा और 27 से भी, और बीच में 3 और 9 से भी होगा, तो इस क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। बी है 35, तो 35 भी क्या होगा, 1 और 35 के अलावा 7 से और 5 से भी विभाजित होगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 13 जो होगा 1 और 13 के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। और 56 को देखते हैं तो 56 क्या होगा, 1 और 56 के अलावा 7 से भी, 8 से भी और 14 से भी विभाजित होगा, इसलिए 56 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसका विकल्प क्या होगा सही, सी 13। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ के लिए ऑप्शन दिया है ए 1, बी 2, सी 4, डी 8। तो ध्यान रखना है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जैसे दो लगातार संख्या सपोज करिए कि एक 20 है और एक 21 है, तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे 20 का, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, एक भी सम्मिलित कर लेते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और 21 को हम लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 7। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हो जाएगा ना इसका 1। तो इसका विकल्प क्या सही होगा, 1, यानी कि ये सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा, हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा, ये जानना होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 4 का जो हम फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2, और 2 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2, 1 गुणे 2।
तो इसका जो HCF होगा, HCF होगा, ये कितना हो जाएगा? 2 होगा। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF 2 होगा। इसको दिया है ऑप्शन बी में। इसका आंसर बी यानी कि 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा? ऑप्शन दिया है ए 8, बी 4, सी 0 और डी 2। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, तो दो क्रमिक सम संख्याएं सपोज करिए, एक 6 है और एक 8 है। तो जब हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3, और 8 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। अब इसका HCF कितना होगा? HCF कितना होगा? HCF का मतलब कॉमन फैक्टर, यानी कि हो जाएगा 1 गुणे 2 बराबर 2। यानी किसी भी दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है। विकल्प डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ए दिया है √23, बी दिया है √64, सी दिया है √9 और डी दिया है √1 प्लस √25। तो यहाँ हम देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये जो है अपरिमेय संख्या। बी को देखा, बी का मान कितना हो जाएगा? कर्ली में 64 का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे तो 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो 6 हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? ये सभी परिमेय संख्या हैं। लेकिन ये जो है ना, ये √23 यह अपरिमेय संख्या है, तो विकल्प ये सही हो रहा है। अगला प्रश्न। 2, 10 और 20 के एलसीएम और HCF का अनुपात क्या होगा? देखिए, 2 और 10, 20 का एलसीएम ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है, फिर उनका हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 2, ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 5, और ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। सबसे पहले एलसीएम, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन है पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ कॉमन 1 है, सब में चल रहा है, फिर 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ हम देख रहे हैं एक 5 है और फिर 2 है और फिर 5 कॉमन था। यहाँ हम देख रहे हैं ना कि 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और HCF कितना हो जाएगा? HCF इसका हो जाएगा, HCF इसका केवल 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। तो इसका जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होगा ये हो जाएगा एलसीएम और HCF का अनुपात ज्ञात करना है ना, तो ये हो जाएगा एलसीएम बटे HCF। तो एलसीएम कितना आया था? 20 आया था। HCF कितना आया था? 2 आया था। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10, बराबर हो जाएगा 10 बटे 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10:1। इसका ऑप्शन होगा, तो यानी कि 10 संबंधे 1, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 65 तथा 117 का HCF 65 m-117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा? ध्यान देना है। यहाँ आप सबसे पहले हम निकालेंगे 65 और 117 का HCF। यहाँ हो जाएगा 65 का जब हम फैक्टर करेंगे ना,
तो एक हो जाएगा 1 गुणे 5 गुणे 13। और 117 का जब हम फैक्टर करेंगे, 117 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा इसका 1 गुणे, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 है और 13 है, बराबर कितना हो जाएगा? 13 है। अब ज्ञात करना है ना कि इसका HCF 65 यम माइनस 117 के रूप में है, तो यम का मान कितना होगा? यम का मान कितना होगा? ये हो जाएगा 65 यम माइनस 117 बराबर इसका HCF कितना है? 13 है। तो हो जाएगा 65 यम इज इक्वल टू 13 प्लस 117। ये हो जाएगा 65 यम बराबर 130 हो जाएगा, और यम बराबर हो जाएगा 130/65 बराबर 2। तो इसका आंसर होगा कितना हो जाएगा? बी, यानी कि 2। यानी कि 65 तथा 117 का HCF 65 यम माइनस 117 के रूप में है, तो यम का मान कितना होगा? 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? तो चलिए हम देखते हैं इसको। 144 का हम फैक्टर करते हैं, यहाँ पर फैक्टर करते हैं 144 का। 144 का तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना? 7, 2, फिर 2 से काटेंगे 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 होगा, फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो 2 का घातांक कितना है? 4 है। 2 का घातांक कितना है? 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? ए है √50/700, ये परिमेय संख्या नहीं है। बी है √32, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। सी को देखते हैं, ये हो जाएगा √1/1 144, तो हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा, और इसका मान √144, इसका मान 12 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है, यानी कि सी सही है। और डी क्या है? ए भी जो है और परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 और 100 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होते हैं। तो 15 क्या है? 15 1 से, फिर 15 से तो होगा ही, फिर 3 से और 5 से भी होगा, इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। 39 को देखें, 39 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1 भी हो जाएगा, फिर 39 तो होगा ही, फिर 3 भी होगा, फिर 13 भी होगा, तो ये भी क्या है? ये भी भाज्य संख्या है। 33 को 1 है, और फिर 33 तो है ही, फिर 3 है, फिर 11 है, इसलिए क्या ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। 29 को देखते हैं तो 29 क्या होगा? 1 और 29, केवल यही 29 जो है 1 और 29 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 29 क्या है? अभाज्य संख्या है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम होगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं
तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो ए और बी का एलसीएम उनका गुणनफल ही होगा, ए बी ही होगा, यानी कि विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, 45 60 का एचसीएफ कितना होगा, 45 और 60 का एचसीएफ कितना होगा, तो कितना होगा, 45 का फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 होगा, और 60 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ उतार लेंगे, और फिर क्या है, ये 3 है कॉमन, और क्या है 5 है, बराबर कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन क्या दिया है, ए 90 और बी है 15, सी है 5 और डी है 1, तो ऑप्शन क्या सही होगा, बी, यानी कि 60 और 45 का एचसीएफ 15 होगा। अगला प्रश्न है, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगी। ऑप्शन दिया है ए हमेशा परिमेय संख्या, बी दिया है हमेशा अपरिमेय संख्या, सी है परिमेय और अपरिमेय दोनों, डी कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे एक अशून्य परिमेय संख्या हमने 2 मान लिया, और अपरिमेय संख्या क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 3, यानी क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना है, एक अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। बिल्कुल इसके पहले वाले प्रश्न से मिलता जुलता है, लेकिन इसको भी हम सबने सम्मिलित किया है। तो देखिए 91 क्या है, 91 किससे कटेगा, ये जो है ना 91 को हम काटेंगे 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, तो क्या है भाज्य संख्या है। 213 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, और 71 से कटेगा, 71 से कटेगा, इसलिए क्या है अभाज्य संख्या है। 41 क्या है, 41 1 और केवल 41 से ही विभाजित होगा, और 501 जो है ना 501 कटेगा 3 से और 167 से, और 1 से भी कटेगा और 501 से भी कटेगा। तो किस क्या है, यानी निम्न में से अभाज्य संख्या क्या होगी 41 ही होगी। हमने बताया कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक, यानी कि खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, तो ये विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म। ए है 18 और 25, बी है 5 और 15, सी है 7 और 21 और डी है 31 और 39। जब 18 और 25 का हम फैक्टर करेंगे ना, 18 का फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और फिर 25 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 5, और ये है 5, और ये हो जाएगा 3 गुणे 5, यहाँ हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3 गुणे 7, और ये है 3 गुणे 31। तो इसमें कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 और 25 को नहीं काट रही है। तो 18 और 25 को कोई जो है विभाजित करने वाली ऐसी संख्या नहीं है जो 18 और 25 दोनों को विभाजित करें, तो ये जो है ये सही हो जाएगा। यानी कि 100 अभाज्य संख्याएं ऐसे संख्याओं का युग्म होता है
जिसका फैक्टर करने पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आप देख रहे हैं ये जो है ना 18 और 25 है ना, तो इसका फैक्टर करने पर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और 5 और 15 में क्या है, कॉमन है, 5 है और यहाँ भी 5 है। 7 और 21 में यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है। और 31 और 93 में यानी कि 93 में 31 यहाँ है और यहाँ भी 31 है, तो यहाँ भी कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर किस में नहीं है, ए में नहीं है, 18 और 25 वाले युग में नहीं है। तो आपका ये सही होगा 18 और 25। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। π/3 क्या है, और परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई का मान क्या है, पाई जो है हमेशा अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय है। और किसी भी अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या से भाग देंगे तो जो हमारा परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वो अपरिमेय संख्या ही होती है। यानी कि π/3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इसका HCF 17 है, तो LCM क्या होगा। आपको बताया गया है HCF गुणे LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं का गुणनफल। तो HCF कितना है, 17 है, और यहाँ कितना है, LCM है, बराबर कितना है, 8670। तो LCM हो जाएगा ना इसका, LCM बराबर हो जाएगा 8670/17। हम भाग देंगे ना, तो ये भाग जाएगा आपका 510 बार, 510 बार। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही होगा। तो इस तरह इसमें 22 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था। ये 22 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, और इसको एग्ज़ाम परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा गया है। तो हमें उम्मीद है कि आप इन 22 प्रश्नों को पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न ज़रूर आएंगे और आपके विकल्प बहुत अधिक सही होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।